Welcome back, students in software engineering fundamental course. We have reached as lecture number 38. माशाल्लाह जी। आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ अचीव की थी। हम लास्ट लेक्चर में जो एबिट का एक मेथड था, एक एबिट ने टेक्निक डिस्कवर की थी टेक्स्ट को एनालिसिस करने की, जो हमें स्पेसिफिकेशन दी जाती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें जो इंग्लिश में जो हर चीज़ लिखी गई है उसको कैसे एनालिसिस फेज में से गुजारें, कैसे उसको एनालाइज करें कि वो एनालाइज जो हमारा वो जो एनालिसिस है वो हमें फिर लेके चले, गाइड करे टूवर्ड्स मॉडल, यूएमएल मॉडल क्लास डायग्राम की फॉर्म में। एक वंडरफुल टेक्निक जो हमने डिस्कस की, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा काम था। उसके साथ फिर हमने मैप करने की कोशिश की इसको यूएमएल के क्लासेस के साथ, कहाँ पे क्लास यूज़ करनी, कहाँ पे उसके एट्रीब्यूट है, कहाँ पे उसके ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे इसमें इनहेरिटेंस है, कहाँ पे हमें इसमें एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन चाहिए, वो सब की सब चीज़ें हमें एबिट के इस मेथड से फाइंड आउट की। फिर अभी हमने डिस्कस किया जस्ट इंटरेक्शन डायग्राम को और कोलैबोरेशन डायग्राम को, तो डेफिनेटली मैंने कहा था हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमने कहा था सिर्फ सीक्वेंस डायग्राम हमारा मकसद होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली डेडिकेटेड है सीक्वेंस डायग्राम की तरफ। अब सीक्वेंस डायग्राम से पहले मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम इंटरेक्शन डायग्राम के बारे में। हमने डिस्कस किया था जो इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं ये सिस्टम का जो डायनेमिक बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करती है। रूल ऑफ थंब क्या है इसमें कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में सेट ऑफ मैसेजेस हैं जो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है जी। और ऑफन इसका मकसद क्या था कि हमारे पास एक यूज़ केस मॉडलिंग तो आ चुकी है, अब हम इसको रियलाइज़ करना चाहते हैं कि बेसिकली ये सब काम, ये सब एक्टिविटी, ये सब फंक्शनैलिटी कैसे एसेस होगी, किस सीक्वेंस में एसेस होगी और कौन से ऑब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये फर्दर हमें जो मॉडलिंग है, जो उसके मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग में हमें लेके चलती है। तो इंटरेक्शन यहाँ पे बेसिकली हम इंटरेक्शन दिखाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के बीच में, और ये इंटरेक्शन कैसे होगा, मैसेजेस के थ्रू। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करेगा और आगे से रिस्पॉन्स आगे के लिए ये भी देख लेंगे। पर्पज़ हमने देखे थे, इसके 4 पर्पज़ है। नंबर 1 तो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन जानना हमारा इंपॉर्टेंट है। यूज़ केस कैसे काम करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये जानना हमारा मकसद था। और यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन है, एग्जिस्टिंग क्लासेस को वो किस हद तक सपोर्ट करती है कि नहीं करती, इसको देखना हमारा मकसद था। एक जो क्लास है उसमें कौन सी एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन से ऑपरेशन होंगे, इनके आइडेंटिफिकेशन हमारा यहाँ मकसद था। तो ये सब के सब चीज़ें हम अचीव करते हैं थ्रू इंटरेक्शन डायग्राम। और मैंने इसकी टाइप्स आपको से डिस्कस की थी कि इंटरेक्शन डायग्राम हमें 2 टाइप्स की मिलती है, एक कोलैबोरेशन है और एक को हम कह देते हैं जी सीक्वेंस डायग्राम। और मैंने कहा था कि हम अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं देखेंगे तो हमारा सारा फोकस होगा जी सीक्वेंस डायग्राम की तरफ। तो फिर लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी टू आ सीक्वेंस डायग्राम। ये डायग्राम इवन जब आप लोग एसआरएस अपनी डेवलप करेंगे तो ये वहाँ पे भी आपने ड्रा करनी है। अपनी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो एसआरएस है, जब हम जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में सीक्वेंस डायग्राम भी लाजमी उसका पार्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई चीज़ इग्नोर ना हो, मिस ना हो, ताकि आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको फिर आप मैप कर सकें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के साथ। सीक्वेंस डायग्राम क्या करती है? सीक्वेंस डायग्राम हमें इलस्ट्रेट करती है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इम्पोर्टेंट इसमें आपको ये नज़र आएगा कि जो मैसेजेस पास हो रहे हैं उनमें टाइम ऑर्डरिंग क्या है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है सीक्वेंस भी होगा, टाइम ऑर्डरिंग भी होगा। आपको क्वेश्चन है कि टाइम का कैसे पता लगे, तो टाइम के लिए अब यहाँ पे हमें एक नज़र आएगा एक्स एक्सेस, एक नज़र आएगा वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस के ऊपर हम टाइम ऑर्डरिंग करते हैं, इवेंट्स की टाइम ऑर्डरिंग। अभी फर्दर आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। और रूल ऑफ थंब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का, या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरेक्शन है उसको अरेंज किया जाएगा टाइम सीक्वेंस के हवाले से। कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है सीक्वेंस डायग्राम? तो हर वो सीक्वेंशियल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, आइट्रेशन के लिए, रिकर्सिव कॉल्स के लिए। एक मेथड खुद को कॉल भी कर सकता है, रिकर्सिव कॉल भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको कंकरेंसी भी नज़र आएगी, पैरेललिज्म भी नज़र आएगी। तो खाली सीक्वेंशियल चीज़ें ही नहीं इसको रिप्रेजेंट करती, तो ये सब के सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। अच्छा, अब इसमें मकसद क्या है? सीक्वेंस डायग्राम फोकस करती है बेसिकली 2 चीज़ों पे। नंबर 1 तो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, या वो ऑब्जेक्ट्स होंगे
या क्लासेस होंगी या दोनों हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दोनों हो सकते हैं। अभी कैसे हो सकते हैं अभी आपके सामने आ जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में मैसेजेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब वो जो मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली हमारे पास कोई यूज़ केस का सिनेरियो है, उसकी फंक्शनैलिटी है, हम उसकी डिपिक्शन जानना चाहते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, उसकी डिटेल या उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। तो वो जो यूज़ केस में फंक्शनैलिटी आपको नज़र आई है वो फंक्शनैलिटी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायनामिकली। और ये डायनामिकली करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम में हमें जो फोकस नज़र आता है वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ है, और इन ऑब्जेक्ट्स में मैसेजेस का फ्लो है। ये सब के सब काम होगा कोई किसी बस एग्जांपल है कि मैं किसी हम यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, ये एक यूज़ केस सिनेरियो है। अब ये कैसे अचीव होगा, किस सीक्वेंस में अचीव होगा, किस टाइम सीक्वेंस में अचीव होगा, ये हमें सीक्वेंस डायग्राम बताएगी। सीक्वेंस डायग्राम में अब आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, मेक श्योर कि ये आपने नहीं भूलनी। तो सबसे टॉप के ऊपर आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे, ठीक है। वो जो बॉक्सेस हैं वो होते ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं हॉरिजेंटली, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में होती है। और जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्टिकली, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये है इनके बीच में रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब हमने जितनी भी डायग्राम पढ़ी उन डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स देखे, कुछ एलिमेंट्स देखे। मतलब हमने देखा कि एक एक्टिविटी डायग्राम में क्या क्या एग्जांपल यूज़ केस से दोबारा एग्जांपल लेता हूँ। तो यूज़ केस में हमें एक ओवल टाइप शेप नज़र आई थी, तो हमने कहा था ये जो चीज़ है ये यूज़ केस है। पुतला टाइप की नज़र आई थी, हमने कहा था ये एक्टर है। एक्टर और यूज़ केस के बीच में एक एसोसिएशन ड्रॉ की थी। इसी तरह से मतलब कि वो पिक्चर, वो एग्जांपल है, वो मॉडल कैसे होगा उसके कुछ एलिमेंट्स थे वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो इस तरह से हमें यहाँ भी कुछ मॉडल अंडरस्टैंड, इस मॉडल के लिए हमें यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। तो सीक्वेंस डायग्राम के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे बॉक्सेस नजर आएंगे। तो मैंने अभी बताया कि जो बॉक्सेस अभी आपने ये मैंने बताया वो क्या थे, या तो वो क्लासेस होंगी या तो वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, इवन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको इनके बीच में सोलन लाइन नज़र आएंगी। वो सोलन लाइन रिप्रेजेंट करती है मैसेजेस को। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजेगा सोलन लाइन में थ्रू में से वो गुजरेगा। थर्ड नंबर पे हमें नज़र आएगी डॉटर लाइंस। डॉटर लाइंस कहते हैं लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन से मतलब क्या है, लाइफ लाइन को अभी मैं फर्दर जब डायग्राम है वहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। अच्छा, उसके बाद ये है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नेमिंग करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि हमने पास्कल केस या कैमल केस आपने सुना होगा। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कुछ नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। तो उसके कुछ कंप्लीट सिंटेक्स है। जब मैं सिंटेक्स करूँगा अब इसका मतलब इसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं सिंटेक्स को। तो सिंटेक्स इसमें क्या आ जाएगा जी, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉलन और फिर आ जाएगा क्लास का नेम। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्लास है मोबाइल, तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखते हैं ना, आगे जाके हम लिखते हैं जी मोबाइल बी इज़ इक्वल टू न्यू मोबाइल। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पे तरीका क्या होगा, वो होगा जी बी, फिर आगे आ जाएगा कॉलन, फिर आ जाएगा मोबाइल। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको यहाँ पे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सिंटेक्स है जो ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग कन्वेंशन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करना चाहता है, दैट्स ग्रेट। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, जो एसोसिएशन है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब है OBJ1 एंड OBJ2 ये दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव होंगे, एसोसिएशन रिलेशनशिप में होंगे, तब ही जाके ये मैसेज का एक्सचेंज होना शुरू होगा। मैं एक्सचेंज कह रहा हूँ, वैसे तो एक सिंगल मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन उस फॉर्म में फिर हम उम्मीद नहीं करेंगे हमें रिप्लाई आएगा। जैसे एक सिंपल मैसेज भेजा जा सकता है। तो एसोसिएशन का होना ज़रूरी है अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मैसेजेस का एक्सचेंज करना चाह रहे हैं।
इसके साथ साथ मैसेज क्या है, मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है एरो। तो एसोसिएशन आपको पता लग गया। अब मैसेज हमारे पास है जी, एरो के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो होगा बेसिकली लाइफ लाइन के बिटवीन ये मूव करता है। तो लाइफ लाइन क्या होती है, अभी मैं दोबारा आपके सामने अब आता हूँ। सेल्फ कॉल्स हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक ऑब्जेक्ट खुद को भी मैसेज सेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे हम अक्सर बंदा आपस में बात कर रहा होता है, खुद को ही हौसला दे रहा होता है एक्चुअली, तो हम खुद को सेल्फ कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉल हमें नज़र आती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खुद को भी कॉल कर सकता है, इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट खुद को क्रिएट भी कर सकता है। तो ये सेल्फ कॉल्स का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और आखिर में जी एक्टिवेशन बॉक्स। एक्टिवेशन बॉक्स हम कहते हैं कि एक मैसेज भेजा आपने किसी बंदे को कि हो कैसे हो तुम, अब आपको रिप्लाई आया है जी मैं ठीक हूँ। तो आपके मैसेज तो जो दूसरा बंदा जिसको आपने मैसेज भेजा है उसने जितना टाइम उसको रिक्वायर हुआ, मतलब जितना उसको टाइम रिक्वायर था मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, उससे हम कहते हैं एक्टिवेशन बॉक्स। तो यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आएगा एक्टिवेशन बॉक्स। तो इसमें आपको क्या चीज़ नज़र आएगी कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट को टाइम रिक्वायर्ड एक मैसेज रिसीव करके उसका रिप्लाई करने में, प्रोसेस करके उसका रिप्लाई करने में जितना भी टाइम रिक्वायर होगा वो उसका एक्टिवेशन बॉक्स होगा। तो अब एक चीज़ आखिर में रहेगी, वो है लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन हमें यहाँ पे क्या चीज़ थी जी, एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पे लाइफ होगी और उस लाइफ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो उसका लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक उसकी लाइफ चली, क्योंकि हमने टाइम सीक्वेंशियल ऑर्डर भी देखना है इसका, तो ये उसको हम उसको लाइफ लाइन कह देते हैं। तो अब ये सब के सब चीज़ें मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू डायग्राम, ताकि चीज़ें फर्दर क्लियर हो सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक एक्टर नज़र आ रहा है। चूँकि ये एक्टर इसलिए मैंने पुतले के फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने इसको बॉक्स की फॉर्म में लिखा, वैसे ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स की फॉर्म में आना चाहिए। अब इसके साथ लिखा हुआ जी कॉल एंड कॉफ़ी कस्टमर। तो बस सोचिएगा जी कॉलन क्या चीज़ है, कॉलन के बाद क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्सेस के साथ आपको ये कुछ ये नज़र आएगा। तो अभी ये मैंने इसके साथ एक जो डिब्बा ड्रॉ कर दिया है, ऊपर डॉटर लाइन ड्रॉ कर दी है, बेसिकली पूरी कंप्लीट डॉटर लाइंस ही है नीचे तक। उसके बाद इसके ऊपर डब्बा आ गया है। तो मैं चूँकि एक्चुअली ये एक्टिवेशन बॉक्स है इसका लाइफ लाइन का। एनीहो आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइम में से क्या रिस्पॉन्स था, इसको देखा। उसके बाद ये अब दैट्स द ये जो अभी इंटरफेस है ये आपको नज़र आ रहा है, ये है जी ऑब्जेक्ट। और आगे इसका कंप्लीट पूरा का पूरा ये डॉटर लाइन्स, और आगे इसके ऊपर आपको एक डिब्बा सा नज़र आ रहा है। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद ये है जिसका एक्टिवेशन बॉक्स। अब मैंने क्या बताया था कि ये डिब्बा मैं ड्रा कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्टिवेशन बॉक्स। एक्टिवेशन बॉक्स का मतलब है कि ये जो इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको जो मैसेज आया, उसने उसका मैसेज रिप्लाई करने में जो इसके जितना टाइम लिया है या जितनी देर तक ये एक्टिव रहा है, इस कम्युनिकेशन में जितना टाइम ये एक्टिव रहा है उसका एक्टिवेशन बॉक्स है। तो इसका मतलब है जो इस पूरी डायग्राम अभी हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो कस्टमर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव रहा है, उसके बाद डेड हो गया। उसके बाद जो इंटरफेस था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव रहा, उसके बाद ये डेड हो गया या वटेवर जो भी है। अच्छा, अब ये वाले सिनेरियो सुन लीजिए। सिनेरियो है क्या, एक कॉफ़ी कस्टमर है, जो कॉफ़ी पीने वाला बंदा है, वो सिंपली एक आया मशीन के पास। तो मशीन के इंटरफेस होता है, इंटरफेस पे बटन लगे हैं। तो ये सबसे पहले कॉइन इंसर्ट करेगा और कॉइन इंसर्ट करने के बाद यूरो में, डॉलर में, ये $1 का एक या €1 का सिक्का है, वो जो कॉइन इसे इंसर्ट हुआ तो आगे से मशीन ने देखना है कि कम से कम ये 1 कॉइन ही है, सेंट तो नहीं है 50 सेंट या 1 सेंट या कुछ और। तो अगर तो वो 1 ये आपके पास अगर वो €1 ही है, तो यहाँ जो बटा जो भी अमाउंट है, तो फिर ये आगे से रिस्पॉन्ड करेगी कि जी बताएं आपको क्या चाहिए। तो ये आगे से बताएगा जी कि आई नीड कॉफ़ी विद आगे उसके जो फ्लेवर हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं। एग्जांपल है कि दूध ज़्यादा, चीनी ज़्यादा, जो मिल्क पाउडर है, मतलब एग्जांपल है, जो उसके बारे में जो कॉफ़ी पाउडर वो थोड़ा कम, वट जो भी उसकी चॉइसेस हैं वो चॉइस को करेगा। और फिर क्या होगा, मशीन आगे से ख़ुद को सेल्फ कॉल करेगी और सेल्फ कॉल करने के बाद वो ब्रू करेगी कॉफ़ी, और कॉफ़ी ब्रू करने के बाद वो कस्टमर के पास एक मग होगा या कप होगा, उस कप में वो उस कॉफ़ी को उंडेल देगी या पोर कर देगी। तो ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो को हम सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा देख लेते हैं।
तो अब ये अब लाइफ लाइन है। मैंने कहा था कि कंप्लीट जो इसका कहाँ से वो जो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ये क्रिएट हुई है और यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हुई है, बेसिकली ऐसी कंप्लीट लाइन है। वैसे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये उसका टाइम है जो मैसेज के बीच में उसने गुजारा है। आई होप आप कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब हमारे पास इसने एक मैसेज भेजा, इंसर्ट कोइन का, एक कोइन इंसर्ट की है। अब इसने आगे से ये डेफिनेटली एक मैसेज है, तो आगे से उसको प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 2 ही हो, ये आगे भी एक्सटेंड हो सकते हैं, आगे भी 3 4 5 जहाँ तक इसकी ये हो सकते हैं। इसने कहा जी मशीन रेडी है, बताया मैं आपके लिए क्या करूँ। तो आगे से इसने रिस्पॉन्ड भेजा कि कुछ बटन प्रेस किए जिसमें बताया मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी के कुछ पैरामीटर बताए, उस पैरामीटर के अगेंस्ट में जो इसको कॉफ़ी मिलनी थी उसने बताया। तो आगे वो मशीन तक गया, मशीन ने आगे फिर वो कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल किया वो आगे फर्दर हमारा बजाना मकसद नहीं है। और आगे से फिर ये रिस्पॉन्ड आया, वो पोर कॉफ़ी के फॉर्म में इसको वापस आया, वो कॉफ़ी इसको मिली हुई यहाँ से चला गया। तो इस तरह से इनमें इंट्रैक्शन ख़त्म हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस में, जबकि अगर मैं इसको यूएमएल में यूज़ केस में लिखता हूँ, आप क्या लिखते हैं कि कॉफ़ी कस्टमर कैन हैव अ कॉफ़ी, मतलब सेलेक्ट अ कॉफ़ी, बस एक सिंपल सी फंक्शनैलिटी बताते हैं। लेकिन वो कैसे होगी वो हमें फिर सिस्टम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट से वहाँ से डिटेल से पता लगा और वहाँ से फिर हमने सीक्वेंस डायग्राम में उसको टाइम सीक्वेंस में। अब इसके साथ बेसिकली होता क्या है, जो मैंने इसको सीधा लिख दिया ऐसा चीज़ नहीं होता, हम इसके साथ टाइम सीक्वेंस पे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये होगा, फिर सेकंड नंबर पर ये होगा, थर्ड नंबर फिर ये हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास पोर कॉफ़ी वाला प्रोसेस आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। आई होप जो मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक आइडिया देना था सीक्वेंस डायग्राम का वो रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो अब कुछ इसमें से मिस तो नहीं है जी। अब इसके लाइफ लाइन भी आ गई, एक्टिवेशन बॉक्स भी आ गया, ऑब्जेक्ट के बॉक्सेस भी आ गए, मैसेजेस भी आ गए, डॉटर लाइन्स भी आ गई, दूसरी लाइन भी आ गई। कुछ चीज़ एक दो चीज़ें यहाँ पे मिस हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अब गौर कीजिएगा, मैंने बताया डिब्बे होंगे टॉप पे होंगे, वो वर्टिकली आप में हम उसको मैप करेंगे और हॉरिजॉन्टली मैप करेंगे इवेंट्स को। तो पहले इवेंट हुआ कोइन इंसर्ट करने का, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, सारा का सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इसमें अब आप देखें ये इसी के हिसाब से एक्सेस और वाई एक्सेस के हिसाब से चीज़ों को देखा है। अच्छा जी, अब ये जो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैसेजेस का एक्सचेंज। वो मैसेज का एक्सचेंज क्यों हो रहा है, किसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। वो फंक्शनैलिटी किसकी है, जो यूज़ केस में रिप्रेजेंट की हुई है। ठीक है, दैट्स फाइन। इसका मतलब है हमारी डिस्कशन ज़्यादातर घूम रही है मैसेजेस के इर्द गिर्द। अब हमें देखना है कि मैसेजेस कितने किस्म के होते हैं, कितने टाइप्स के मैसेज हो सकते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम में जो टाइप ऑफ मैसेज हैं वो है जी 4। सबसे पहले होती है सिंक्रोनस मैसेज, जो अभी हमने लास्ट डायग्राम में जितने भी मैसेज देखे थे वो सब के सब सिंक्रोनस मैसेजेस थे। कैसे, अब आप देखें जो सिंक्रोनस मैसेज होते हैं उसमें आपको एक फुल एरो नज़र आएगा इस तरह से। अब सिंक्रोनस का मतलब क्या था, सिंक्रोनस का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मैसेज भेजता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, आगे से वेट करेगा रिस्पॉन्ड का कि मुझे आगे से रिस्पॉन्ड मिले। तो अब इसका मतलब है ये दोनों के दोनों आपस में चूँकि एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं। तो मैं अगर किसी से कहता हूँ जी हेलो हो आर यू, तो मैं फिर आगे से उम्मीद करूँगा मुझे आगे रिस्पॉन्ड दिया जाएगा आई एम फाइन या आई एम सफरिंग फ्रॉम इल, मतलब आगे से कोई ना कुछ रिस्पॉन्ड आएगा, रिप्लाई आएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मैसेजेस। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी एसिंक्रोनस मैसेजेस। एसिंक्रोनस मैसेज में क्या होगा कि उसमें उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एरो के साथ। अब इस हाफ एरो इसका मतलब क्या है, एसिंक्रोनस का मतलब क्या है, एसिंक्रोनस का मैसेज मतलब ये है कि एक मैसेज, एक ऑब्जेक्ट मैसेज सिर्फ कन्वे करेगा, आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस चीज़ का। एग्जांपल है मैं वैसे जो आपके सीनियर को पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने यही सेम एग्जांपल डिस्कस की कि जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर आता है हमारे पास हमारे घरों में, वो सिंपली क्या करता है कि न्यूज़पेपर को फेंक के चला जाता है। वो जो कम्युनिकेशन है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। वहाँ पे वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता कि वो प्रॉपर आप तक अखबार पहुँच सके कि नहीं, कहीं वो फर्ज धुल रहे हो, गीली तो नहीं हो गई, ख़राब तो नहीं होगी, किसी और जगह तो नहीं चली गई, वो ये जानना उसका मकसद नहीं है। लिहाजा वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता कि जी आपने कभी नहीं कहा होगा भाई रुक जाओ हमने अखबार पहुंच गई, थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं होता। तो वो एसिंक्रोनस किसी एग्जांपल हमारे पास है। क्रिएट का मैसेज हम तब यूज़ करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहता है। तो
ठीक है। इसी तरह से जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या सेल्फ डिस्ट्रॉय, तो वो भी हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये कलर जो है मैंने जैसे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कलर ऐसे ही होंगे, ठीक है। लेकिन मेक श्योर जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये स्टीरियोटाइप्स होना लाजमी है। जब डिस्ट्रॉय करेंगे तब भी इन स्टीरियोटाइप्स का होना लाजमी है, ताकि पता लगे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। वैसे तो अब डिस्ट्रॉय में तो मैसेज के अलावा भी हम तरीका देख लेते हैं। तो अब इन चारों की जो हमारे सिंक्रोनस मैसेजेस की एग्जांपल तो अभी आपने देख ली है। अब जो स्टेप बाय स्टेप इसको मैसेज को लेके इन डायग्राम को मैप करते हैं इन मैसेजेस के साथ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 1 का मैसेज है, ऑब्जेक्ट 2 का मैसेज है, और ये इनके बीच में, अब इसको आप फिलहाल फोकस ना करें कि लाइफ लाइन क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, बस यहाँ पे मैसेज का फ्लो जाना इंपॉर्टेंट है। इसने मैसेज भेजा आर यू ओके, और आगे से रिस्पॉन्ड है यस आई एम ओके। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसका रिस्पॉन्ड, तो ये था सिंक्रोनस मैसेजेस। अब ये सिंक्रोनाइज हैं और कम्युनिकेशन तब भी पॉसिबल है जब इनके बीच में एसोसिएशन होगी। दूसरे नंबर पर आप ये देखते हैं कि ये हमारे पास है जी क्रिएशन के, तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि क्रिएट का क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इवन एक ऑब्जेक्ट खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सारा काम किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ये सब चीज़ें क्रिएट और डिस्ट्रॉय वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं जहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के इशू, अगर नहीं है तो शायद की ज़रूरत भी ना पड़े, हम डायरेक्ट यूज सीक्वेंस डायग्राम डेवलप कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रार का एक ऑब्जेक्ट है, हम एक नया कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, वो कैसे लॉन्च होगा। रजिस्ट्रार का एक ऑब्जेक्ट है और एक कोर्स फॉर्म कर, मतलब हम चाहते हैं कि अगर कोई नया कोर्स ऑफर करना तो उसका एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म पे उस पर इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, उसको हमने फिर आगे मूव करना है करिकुलम मैनेजर को। तो ये इसने एक मैसेज भेजा है सेट कोर्स इन्फो के, एक डेटा साइंस से एक नया कोर्स ऑफर करना है या मशीन लर्निंग का एक नया कोर्स ऑफर करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सेट कर दो। अब वो इन्फॉर्मेशन सेट होगी किसी फॉर्म के ऊपर, फॉर्म आगे से जनाब इसको कहेगा, और दूसरे नंबर पे मैसेज भेजा, साथ दूसरा मैसेज भेज दिया प्रोसेस करने के लिए भी, इसको प्रोसेस भी कर दो इस चीज़ को। अच्छा, अब आगे से क्या हुआ कि इसी जो कोर्स फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट था, इसने आगे करिकुलम मैनेजर की जो ऑब्जेक्ट है उसको मैसेज भेजा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इसके अगेंस्ट में एक कोर्स को ऐड कर लो। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट में एक नया कोर्स क्रिएट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वो जो क्रिएशन वाला प्रोसेस वो नज़र आ रहा है, एक नया कोर्स इसमें क्रिएट होगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये फिर हमारे पास ये काम करेगा। अब है जी क्रिएशन भी देख लिया, अब डिस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इसने इसको मैसेज भेजा कि खुद को डिस्ट्रॉय कर लो। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्रॉस लगाने का मतलब है, ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रॉस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस का मतलब है जब डिस्ट्रक्शन में डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब ज़रा हम एक रियल में एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये मैंने पहले तो इसमें ऐड नहीं की थी, लेकिन अब रन टाइम पे जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्दर ऐड किया है। तो ये एक एग्जांपल है, इसमें हम इमोशन बेस म्यूज़िक, एक्चुअली ये मैंने आपके सीनियर जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उनसे डिस्कस की थी, वहीं से फिर मुझे फील हुई कि आपको भी आपसे भी डिस्कस करनी चाहिए। एक अच्छी डायग्राम, एक अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, ये है कि म्यूज़िक प्लेयर है। ये म्यूज़िक प्लेयर क्या करता है कि बेसिकली आपके मूड को देखते हुए ये म्यूज़िक प्ले करता है। ये प्ले लिस्ट क्रिएट लेता है, उसमें से जो आपका मूड है उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे से ये गाना, अगर आप खुश हैं तो वो खुशी वाला गाना चला देगा, अगर आप सैड है तो सैड वाला चला देगा। तो डिपेंड अपॉन आपके सीक्वेंस पे। तो होगा क्या, एप्लीकेशन जैसे आपने ओपन की, बस कोई यूज़र ही ओपन करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन सबसे पहले अपना वेब कैम, आपके सिस्टम का मोबाइल का वेब कैम ऑन करेगी। वेब कैम ऑन करने के बाद आपके चेहरे की वो पिक्चर को कैप्चर करेगी, डिटेक्शन होगी, और फिर डिटेक्शन के आगे एल्गोरिथम होगा जो प्रिडिक्ट करेगा। अगेन ज़रूरी नहीं कि मेरी चेहरा आपका चेहरा देख के 100% बताएं कि आप खुश हैं या दुख में हैं, तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि आपका मूड क्या है। उसके बाद वो डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस मतलब एक स्टोर है, उस स्टोरेज में जाएगा। उस स्टोरेज में जाके देखेगा कि कौन कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि दुखी मूड में प्ले किए जाते हैं। तो वो वहाँ से उसको रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव करने के बाद वो आपको प्ले लिस्ट दिखा देगा कि ये प्ले लिस्ट बनती है, और उसके बाद फिर वो प्ले लिस्ट को यूज़र तक प्ले कर देगा। तो ये इसका काम है। तो उसके लिए जनाब ये मैं एक डायग्राम आप तक लेके आता हूँ। तो यूज़र ने सबसे पहले क्या किया था, एप्लीकेशन को ओपन किया।
एप्लीकेशन ओपन होने के बाद डिवाइस, वो जो डिवाइस थी आपकी, उस डिवाइस ने क्या किया, आपके वेब कैम को ऑन किया। जब तक वेब कैम ऑन नहीं होता तो ये आइट्रेशन में करने में रहेगा। उसके बाद जब ऑन हो गया तो उसने क्या किया, आपके चेहरे की तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद जनाब उसी ने एक फेस डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद उसने डेटाबेस में जाके देखा कि भाई इसका मूड रिट्रीव करो और मुझे बताओ इस वजह गुस्से में है, ये वैसे इसके अगेंस्ट में, इसको इसमें ये जो मूड है इसके अगेंस्ट में कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। तो इन्होंने यहाँ से रिट्रीव किया उस मोड के अगेंस्ट, और उस मोड ने क्या किया, आपका मोड डिस्प्ले कर दिया, आपको बता दिया जी कि हमारे ख्याल में हमने प्रेडिक्ट किया कि आप इस वजह गुस्से में हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपके मूड के अकॉर्डिंगली उसने म्यूज़िक रिट्रीव किया कि इस वक्त आप गुस्से की हालत में कौन सा म्यूज़िक आपके लिए बेहतर है, और फिर यहाँ से एक प्ले लिस्ट जनरेट हुई है, और वो प्ले लिस्ट के बाद फिर वो जो प्ले लिस्ट थी आप तक पहुँचा के उसको प्ले कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो यूज़र डेफिनेटली वो हमने इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी लिया है, तो आप इसको एक्टिव भी ले सकते हैं, यानी वो यूज़र, डिवाइस और डिवाइस आगे डेटाबेस, इनमें जो कम्युनिकेशन हुई है, मैसेज का फ्लो हुआ है, वो अब आपके सामने है। तो दैट्स रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस डायग्राम। और ये किसका पार्ट था, ये इंटरेक्शन डायग्राम का। इंटरेक्शन डायग्राम में मैंने क्या चीज़ रिप्रेजेंट की थी कि ये इंटरेक्ट करेगी, यानी कि ये हमें रिप्रेजेंट करेगी कि आप डायनेमिकली सिस्टम को कैसे देख सकते हैं। और उसमें हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या नज़र आया, फर्दर मैसेजेस। अब वो मैसेजेस हमने जब फर्दर देखे तो वो क्या था कि वो मैसेज की टाइप्स हमने देखी हैं। सिंक्रोनस मैसेजेस थे फुल एरो के साथ, एसिंक्रोनस मैसेजेस थे हाफ एरो के साथ। क्रिएट था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कहता है कि खुद को क्रिएट कर लो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे कहते हैं खुद को डिस्ट्रॉय कर लो। तो ये थे। एक सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जो वो हमने देखा कि हमने हॉरिजॉन्टली जो बॉक्सेस लगाए कॉलम के साथ, वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स थे। ऑब्जेक्ट्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या घूम रही है, मैसेजेस। एक्टिवेशन बॉक्स और लाइफ लाइन में क्या डिफरेंस था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और डिस्ट्रॉय हुआ, ये लाइफ लाइन है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्टिवेशन बॉक्स का मतलब क्या था कि एक ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगा मैसेज को रिसीव करके प्रोसेस करने में, वो हमारे पास एक्टिवेशन बॉक्स है। तो ये उसमें कुछ नोटेशन थी जो सीक्वेंस डायग्राम में हमने देखी हैं। तो यहाँ से ऑनवर्ड अब ये जो हमारा बेसिकली जो चीज़ मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा था सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, वो मैं कन्वे कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं कंप्लीट हो चुका है, डेफिनेटली यहाँ पे तो हम फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। जब आपके एडवांस कोर्सेज आएंगे तो उसमें आप इनको फर्दर डिटेल में जाएंगे। देखिए मैंने बहुत सी चीज़ें हैं, इवन सीक्वेंस डायग्राम में भी हो सकती थी, वो मेरे ख्याल में इस वक्त जाना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, तो प्लीज़ मेरी आपसे कुछ सजेशन है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग इस पूरे डिज़ाइन को मतलब क्लास जहाँ मैंने क्लास एटलस शुरू की है, क्लासेस से लेकर आज तक के लेक्चर जो हुआ है इसको रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रैक्टिस सेशन में ले चलेंगे। उसमें मैं आपको एक अगेन टेक्स्ट फॉर्म में कुछ रिक्वायरमेंट दूंगा। अब हमने क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और डायरेक्ट मैप करना है हम क्लास डायग्राम में, क्योंकि ये वो चीज़ है बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर या एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनर आपने करनी है। मसलन जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, उसको जो चीज़ हम आगे से प्रोवाइड करेंगे वो क्लास डायग्राम होगी। डेवलपर जो प्रोग्रामर है वो इसी क्लास डायग्राम को मैप कर देगा इनटू कोड, बस इसी के अगेंस्ट में वो कोड लिखेगा, वो अपनी मर्ज़ी से लिखेगा। हाँ उसको इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन वो बेसिकली आपकी ही जो डिज़ाइनर ने क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट की होती है उसी की ही अगेंस्ट में ही वो जाके सिस्टम में जाके वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है जी। तो आई होप तो अगर इसे डिज़ाइन फेज पे ही आपने गलती कर दी तो ये गलती ड्रिल डाउन करेगी इनटू कोड, और फिर कोड जब गलती होगी तो फिर वहाँ से पता लगेगा, जब इसकी हम टेस्टिंग शुरू करेंगे तो फिर वहाँ से इसमें एरर निकलेंगे, तो फिर पता लगेगा दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम इसी चीज़ को जितना प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरे नंबर पे हमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आगे आप लोगों ने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो ये क्लास डायग्राम जो आप यहाँ पे सीख चुके हैं और इसकी जो प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर लेंगे
ये 100% आपको वहाँ पे 100% मतलब कि इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होगी, 100% इससे ज़्यादा पढ़ेंगे आप वहाँ पे, लेकिन 100% वहाँ पे ये यूटिलाइज़ हो जाएगी, रीयूज़ हो जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर में काम है अगर ख़त्म हो गया, तो ऐसा कभी भी नहीं है। तो ये था जी हमारा डिज़ाइन का फेज़। तो नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे और फिर रिवीजन करने के बाद हमारा डिज़ाइन का फेज़ भी ख़त्म। और ये हमारा थर्ड फेज़ था जो हमने इस कोर्स में पढ़ने जाना था, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।